नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी आलोकनाथ जी, उनकी बीवी ममता जी और उनके बेटे मनोज पर आधारित है। आलोकनाथ जी एक ईमानदार एवं उसूलों के पक्के अध्यापक थे। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं थी। आइए सुनिए मेरी ज़बानी आलोकनाथ जी की कहानी। शीर्षक है डिलीवरी मैन। आइए शुरू करते हैं। अजी, आप इतने बड़े रेस्टोरेंट में मुझे लेकर आए हैं, लोग क्या कहेंगे? बूढ़ा बुढ़िया होकर इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं, वह भी महंगे रेस्टोरेंट में। अरे ममता, आज हमारी शादी की सालगिरह है, यह भी 50वीं, तो इतना हतो हक बनता है कि मैं तुझे खुशी दे सकूं। जवानी तो अपने माता पिता की सेवा में निकाल दी और उनकी लंबी बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए। तनख्वाह उन्हीं की दवा दारू पर अस्पताल में खर्च हो जाती थी, पर आज तो थोड़ा बहुत बचा सका हूँ, उसमें तुम्हें यह छोटी सी खुशी तो दे ही सकता हूँ ना। अब हमारा बेटा भी बड़ा हो गया है, तो हमें किस बात की चिंता है? वह भी नया बिजनेस शुरू कर रहा है। मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, अब बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। तभी आलोकनाथ जी अपनी बीवी को सरप्राइज़ देने के लिए एक केक ऑर्डर करते हैं और रेस्टोरेंट में केक काट के सब वेटर लोगों को खिलाते हैं और सबसे कहते हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। ममता जी शर्म से लाल पीली हो गई और बोली, छोड़िए जी, यह सब क्या है, और अब बहुत हो गया, चलिए घर चलते हैं। आलोकनाथ जी गुनगुनाते हैं, ओ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। फिर अपनी पत्नी के साथ हाथों में हाथ डालकर ऑटो में बैठकर अपने घर पहुंच जाते हैं। उसी समय कुछ ऐसा देखते हैं कि उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। उनकी सांस ऊपर नीचे होने लगती है। उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और लाइट भी जल रही है, जबकि इस समय घर में कोई नहीं था। बेटा भी शहर से बाहर गया था। आलोकनाथ जी देखते हैं कि उनके घर में 2-4 गुंडे घुसे हैं और दरवाज़ा तोड़ दिया है। ममता जी घबराते हुए बोली, भाई साहब, आप लोग कौन हैं और मेरे घर में इस तरह से आप क्यों घुस आए? आप लोग निकलते हैं कि पुलिस को बुलाऊं? सोहन हंसते हुए कहता है, यह आपका घर नहीं, हमारा घर है। यह देखिए इस घर के कागजात, इस घर के मालिक ने यह हर घर हमको बेचा है। आलोकनाथ जी कहते हैं, मैंने ये घर कब तुमको बेचा? तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? और यह सब क्या लगा रखा है? मेरा घर, यह तो हमारा घर है। सोहन कहता है, हम गुंडे नहीं हैं, मेरा नाम सोहन है और यह घर आपके बेटे ने मुझे बेचा है। ये देखिए इस घर के कागजात पर मेरा साइन। मैंने उसे पूरे 50 लाख रुपए दिए हैं इस घर के लिए, और अब आप लोग इस घर से निकलिए। उन दोनों को धक्का मार के वो निकाल देता है। आलोकनाथ जी और ममता जी दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था। तब उनका बेटा यह घर सोहन को बेचकर चला गया। सुनो बेटा, हमारी बात तो सुनो, हम इस समय कहाँ जाएंगे? इस घर के एक कमरे में हमें पड़े रहने दो, चाहे तो हमसे कुछ काम ले लो, मजदूरी करा लो, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब तो काफ़ी रात भी हो गई है। सोहन बोला, मैंने यहाँ पर कोई वृद्धाश्रम खोला हुआ है, सब गरीबों को मुफ्त में रहने दूँ। मेरा भी परिवार है और मैं यहाँ पर एक बड़ा सा होटल बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग अभी के अभी यहाँ से निकले। और आपके बेटे ने आपके साथ जो किया है वह तो मुझे नहीं पता, पर मेरा घर मुझे खाली चाहिए। और उनके सामान को निकाल कर बाहर फेंका। आलोकनाथ जी अंदर जाकर अपनी तिजोरी खोलते हैं तो उनकी तिजोरी तो एकदम खाली ही थी। कोई भी कैश, सोना, चांदी कुछ भी नहीं था, सब कुछ लुट गया था। वह तो अपनी छाती पीटने लगे, ममता, हम तो लुट गए, यह क्या दिन दिखाया हमारे बेटे ने? उसकी तो कोई खोज खबर ही नहीं। अरे वह तो हमें लूट कर भाग गया। हमारा बेटा होने का कर्तव्य क्या अच्छे से निभाया है उसने। ममता, हमको दिवालिया करके वो चला गया, हमारे बेटे ने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसा मत बोलिए जी, सब ठीक हो जाएगा, ममता जी ने कहा। और दोनों अपना बैग उठाते हुए घर के आंगन में बैठ गए और सोच में पड़ गए
कि कहाँ जाए, रात भी काफ़ी हो गई है। दोनों ने अपने घर के दरवाजे के पास ही डेरा डाल लिया। उन्होंने सुबह हुई तो सोचा शायद घर के मालिक को हम पर तरस आ जाए और वह हमें हमारे घर में रहने दे। लेकिन सोहन ने कुछ आदमियों को भेजकर वहाँ से उन्हें रफा दफा करवा दिया। वह सोचने लगे कि अब हम कहाँ जाएंगे। ममता जी ने कहा, इस शहर में तो हमारा कोई भी नहीं है, हम किसके घर जाएं? आलोकनाथ जी बोले, ममता तू चिंता मत कर, हम कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ज़रूर बना लेंगे। तभी आलोक जी बोले, ममता मेरा इस शहर में सिर्फ एक दोस्त है, शायद वह हमारी मुसीबत की घड़ी में काम आ जाए। चलो हम लोग उसके घर चलते हैं। वह अपने दोस्त दीनानाथ जी के घर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। उनका बेटा आता है और कहता है, आप लोगों को किससे मिलना है? अंदर से खूब रोने की आवाज़ें आती है। आलोकनाथ जी रोने की आवाज़ सुनकर घबरा जाते हैं। आलोकनाथ जी कहते हैं, मेरा दोस्त दीनानाथ कहाँ है बेटा? हमें दीनानाथ से मिलना है। अंकल जी, अब हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, बस हम अभी भी उन्हीं का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। यह खबर सुनकर आलोकनाथ जी अपने दोस्त की डेड बॉडी से लिपटकर रोने लगे और कहने लगे, तू भी चला गया? तू तो कहता था जब भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूँगा, परंतु तू तो उठ भी नहीं पा रहा है। दोस्त दीनानाथ जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसके बाद जब आलोकनाथ जी और ममता जी अब उनके घर वापस आने लगे तो उनका बेटा पवन बोला, अंकल जी आपको कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और वह उनके घर से वापस जाने लगे। तभी पवन बोला, आप मुझे अपने बेटे जैसा समझिए, पिताजी नहीं है तो भी आपका इस घर में अभी भी उतना ही हक है जो पहले हुआ करता था। बताइए ना अंकल जी, मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा शब्द सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं दीनानाथ से कुछ मदद मांगने आया था, क्योंकि मेरे बेटे ने ही मेरा घर बेच दिया और हम बेघर हो गए। सोचा था दीनानाथ कुछ मदद कर देगा, पर अब जब वह इस दुनिया में नहीं है, पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। आप इसे अपना घर समझिए। आप हमारे घर में रह सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेरा सगा बेटा तो अपना नहीं निकला, पर तुमने जिस अपनेपन से मुझसे बात की है यही बहुत है। बस रहने के लिए छत मिल जाए, बाकी मैं अपनी रोज़ी रोटी की व्यवस्था कर लूँगा। आप इस तरह बेटा कहते हैं, दूसरी तरफ आप हमें पराया कर रहे हैं। अंकल जी, पीछे का गेस्ट रूम खाली है, आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। आलोकनाथ जी और ममता जी अपना सारा सामान लेकर गेस्ट रूम में रख देते हैं। पवन कहता है, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है, नया काम नहीं मिलता है, तब तक आप यहाँ रह सकते हैं। वैसे भी इस उम्र में कौन काम देगा आपको? बुढ़ापे में तो बेटे का फ़र्ज़ होता है अपने माँ बाप का ध्यान रखे। पर कोई बात नहीं अंकल, आप इसे अपना घर समझिए। अब चलिए आप कुछ खा लीजिए प्लीज़। अंकल जी, आपने मुझे अपने पिता की छवि नज़र आती है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने पिता को वापस पा लिया है। चलिए अंकल जी, आप लोग खाना खा लीजिए, तब से भूखे बैठे हैं। ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं खा लेता हूँ, पर मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। पवन ने कहा, अंकल जी मैं सब समझता हूँ आपके दिल पर क्या बीत रही है। आपके बेटे ने जो घाव दिए हैं वो इतनी जल्दी नहीं भर सकते। सुमन, जल्दी से अंकल आंटी के लिए खाना लाओ। सुनिए, एक मिनट इधर तो आइए। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, घर में बुला लेते हैं। मुझसे खुद का खाना तो नहीं बनाया जाता, अब इन दोनों बूढ़े बूढ़े के लिए खाना कौन बनाएगा? अभी तो इतने सारे मेहमान भी नहीं गए, अब इनकी खातिरदारी करूँ, इनकी करूँ। क्या घर में अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम खोल रखा है जो मैं किसी भी आए गए को खाना खिलाती रहूं? सुमन, तुम्हें शर्म लिहाज की कोई चीज़ नहीं है? यह पिताजी के दोस्त हैं। अरे, हमने कभी देखा ही नहीं, हम यहाँ रहते कहाँ थे? अभी तो 1 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं।
तो हम कैसे जानेंगे कि अंकल जी बहुत परेशान हैं। उनके बेटे ने उनका घर छीन लिया है, बेचकर कहीं लापता हो गया है। ना जाने कैसे कलयुग आ गया है। बेटा, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। आपको बेवकूफ़ बनाना पड़ा। आसान है, कोई भी कुछ भी दुख भरी बातें सुनाए और आप यकीन कर लेते हैं। मुझसे काम नहीं होगा, मैं नहीं बनाने वाली खाना। कभी आपने एक चम्मच भी इधर से उधर उठाया है? बस ऑर्डर ही मारते रहते हैं। मुझे खाना बनाने के लिए मत कहना। मैं कोई बैल हूँ क्या? जब मन आए मुझे आपने जुटाने लग जाते हो। क्या ज़रूरत थी शरण देने की, मर्द बनने की? अभी तो बूढ़े बूढ़े से छुटकारा ही पाया था। सुमन की इतनी बात सुनकर पवन ने उसके गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया। कमरे में एकदम सन्नाटा हो गया, लेकिन सुमन इतना गला फाड़ फाड़ कर बोल रही थी कि दूसरे कमरे में बैठे आलोकनाथ जी और उनकी पत्नी सुन लेते हैं। बिना कुछ कहे वहाँ से वो चुपचाप अपने घर निकल जाते हैं। पवन गेस्ट रूम में वापस जाता है तो देखता है आलोकनाथ जी वहाँ पर नहीं थे। पवन दौड़कर बाहर जाता है और चिल्लाता है, अंकल जी, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अंकल आंटी के कदमों में गिर जाता है। अंकल जी, मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी कपड़ों की दुकान है, मैं उससे बात करता हूँ। आप चाहो तो नौकरी कर सकते हो वहाँ पर, और आपके खाने पीने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, और आप किराए पर भी रह सकते हैं यहाँ। ठीक है बेटा, अगर तुम ये काम कर दोगे तो बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। पवन अपने दोस्त के पिता से उनकी दुकान में नौकरी की बात करता है, पर अंकल जी, उनकी दुकान शहर से थोड़ी दूर है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं बेटा, जब ज़िंदगी ने ही ये दिन दिखाया है तो इस शहर में रहकर मैं क्या ही करूँगा। अब तो इस शहर में रहने का मेरा मन भी नहीं करता। पवन उन्हें उस दुकान का एड्रेस दे देता है। आलोकनाथ जी को कपड़े की दुकान में काम मिल जाता है। बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करके वह सब ग्राहक का दिल जीत लेते हैं। जो भी कपड़ा खरीदने आता, कस्टमर को बड़े प्यार से दिखाते, और उनके बात करने का ढंग बहुत ही अच्छा था कि कस्टमर उनसे इम्प्रेस ज़रूर हो जाता था और हाथों हाथ उनके कपड़े भी बिक जाते थे। ऐसा होता क्यों नहीं, अपने समय के आलोकनाथ जी एक अच्छे अध्यापक रह चुके थे और बच्चों को इतने प्यार से, इतने अच्छे से समझाते थे कि बच्चे बहुत ही जल्दी समझ जाते थे। आज उनकी समझदारी बिजनेस में भी कमाल दिखा रही थी। दुकान की सेल बढ़ने लगी। दुकान के मालिक गोपाल जी उनसे बहुत खुश हो गए थे। ममता जी किराए के घर में रहती थी, वहाँ खाना बनाती थी, घर का सारा काम बखूबी कर लिया करती थी, और जब टिफ़िन देने आलोकनाथ जी की दुकान में आती थी तो वह भी कपड़े बेचने लग जाती, अपने पति का काम में मदद करती, और आलोकनाथ जी की ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और आलोकनाथ जी कपड़े उतारने दौड़े तो उनका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिर गए। उन्हें चोट आई और उनके पैर की हड्डी भी टूट गई। ममता जी ने किसी तरह उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और जो भी थोड़े पैसे उन्होंने जुटाए हुए थे सब इलाज में खर्च कर दिए। लेकिन फिर इसकी वजह से वे दाने दाने के मोहताज हो गए थे। ममता जी रोती रोती बिलखती भगवान के पास गई। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है। हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। किसी तरह हम संभले थे और आज फिर से वहीं पहुंच गए। तभी कोई उनका दरवाज़ा खटखटाता है। ममता जी दरवाज़ा खोलती है तो सामने मकान मालिक खड़ा था। वह कहता है, ममता जी, आपको याद दिला दूं, आपका किराया 2 महीना बकाया है, कृपया करके मेरा किराया दे दीजिए। ममता जी कहती है, मालिक, सिर्फ हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। इनकी बीमारी में सारे पैसे खर्च हो गए। लेकिन मकान मालिक कहता है, अगर 2 दिन में किराया नहीं भरा तो हम आपका सारा सामान घर से बाहर फेंक देंगे। आलोकनाथ जी बिस्तर में पड़े पड़े अपनी लाचार जिंदगी से ऊब गए थे। रोती ममता जी अकेली क्या क्या संभालेंगी, उनका कोई सहारा भी नहीं था। ममता जी ने गोपाल जी की दुकान में काम करने का सोचा और वह अपने पति का सारा काम करके खाना बनाकर उन्हें खिलाकर जाती
और दुकान में पूरा काम दिन भर करती। अपने नसीब को खूब कोसती। भगवान ऐसी औलाद देने से अच्छा है कि औलाद ही ना दे। हम सड़क पर भिखारी की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। घर आते ही वो वापस बर्तन धोती और खाना बनाने में जुट जाती। घर और बाहर दोनों काम वह संभाल रही थी, लेकिन ममता जी अपने चेहरे पर कभी भी शिकन नहीं आने देती थी कि कहीं उनके पति आलोकनाथ जी उनको कमज़ोर देख देख लेते तो वह दुखी हो जाते। आलोकनाथ जी को ममता जी पर बड़ा ही तरस आता है कि बुढ़ापे में कितना काम करना पड़ रहा है उनको, और मैं यहाँ पर हाथ पैर तुड़वाकर बिस्तर पर पड़ा हूँ। मैं उसकी कोई मदद भी नहीं कर सकता। ममता जी ने गोपाल जी से थोड़े से पैसे की मदद ली और मकान मालिक को किराया भी भर दिया। एक दिन वह गोपाल जी के कारीगरों को डिज़ाइन बता रही थी कि कस्टमर को उनके डिज़ाइन बड़े ही पसंद आए। ममता जी शायद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें सिलाई, कढ़ाई और कपड़े के डिज़ाइन बनाने का बहुत ही शौक़ था। उन्हें डिज़ाइनिंग का जितना ज्ञान था वह वहाँ के कारीगरों को देने लगी और कारीगर उनके मुताबिक कपड़े बनाने लगे। उनकी डिज़ाइन कस्टमर को पसंद आने लगी और उनकी दुकान में बने कपड़े खूब बिकने लगे। गोपाल जी की दुकान को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। मालिक यह देखकर बड़ा ही खुश हुआ और धीरे धीरे मालिक ने अपने कपड़ों को ऑनलाइन भी बेचना शुरू कर दिया। मालिक ने एक लड़का रख लिया जो घर घर जाकर सारा कपड़ों का डिलीवरी करता था। गोपाल गारमेंट्स के कपड़े दूसरे शहर में भी बिकने लगे। गोपाल जी अपनी दुकान की तरक्की देखकर बड़े ही खुश थे। छोटी सी दुकान से कब इतना बड़ा शोरूम बन गया, मालिक को भी पता नहीं चला। उन्होंने ममता जी की फ़ीस भी डबल कर दी। इधर आलोक जी भी अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। वह चल फिर सकते थे। एक दिन उनकी दुकान में बहुत बड़ा ऑर्डर आया शादी के कपड़े बनवाने के लिए। घर के सारे सदस्य उनकी दुकान से ही ऑर्डर लेकर गए थे और उस समय पर कपड़ा पहुंचाने को बोल गए थे। दुल्हन और दूल्हे के लिए शेरवानी और सब सदस्यों के लिए एक डिज़ाइनर साड़ी का ऑर्डर आया था। सारे काम समय पर हो गए थे और डिलीवरी भी हो चुकी थी। बस दूल्हे का ही कपड़ा रुका हुआ था, क्योंकि उस दिन डिलीवरी बॉय समय पर नहीं आ सका क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। अब गोपाल जी सोच में पड़ गए कि दुकान बंद होने को है और दूल्हे का कपड़ा अभी तक नहीं पहुंच पाया और सारी उनके स्टाफ मेंबर अपने घर चले गए थे। लेकिन उनकी दुकान के पास ही आलोकनाथ जी और ममता जी का घर था। तो गोपाल जी ने आलोकनाथ जी को फ़ोन करके बुलाया और कहा, इस पते पर दूल्हे का कपड़ा पहुंचा दो। आज डिलीवरी बॉय नहीं आया है, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो। आलोकनाथ जी बोले, नहीं नहीं मालिक, किसी के लिए यह बहुत ख़ास दिन है, ज़रूर पहुंचाऊंगा। यह तो हमारे घर से बहुत दूर भी नहीं है। डिलीवरी बॉय बनकर आलोकनाथ जी जब पार्सल लेकर शादी के मंडप में पहुँचे तो वहाँ जो उन्होंने देखा, उन्हें देखकर तो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वहाँ नज़ारा देखा तो वहाँ पर धम से गिर गए। यह क्या है, किसकी शादी है? कहीं मैं गलत पते पर तो नहीं आ गया? एड्रेस तो सही था, पर सामने उनका बेटा मनोज खड़ा था। अपने बेटे से कुदरत इस तरह से आमना सामना करवाएगी, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उनकी तो पूरी दुनिया ही हिल गई। वह इस पर हंस पा रहे थे ना रो पा रहे थे। मनोज नौकरों पर खूब जानवरों की तरह चिल्ला रहा था, कैसे शादी होगी अब? अभी तक मेरी शेरवानी नहीं आई है। तुम्हें पता है ना मैं किसका दामाद बनने वाला हूँ? अगर तुम लोगों की शिकायत कर दी तो तुम्हारे काम से छुट्टी हो जाएगी। नहीं नहीं छोटे मालिक, यह क्या है? हमने फ़ोन करके पता किया है, अभी आपकी शेरवानी कोई लेकर ही आता होगा। मालिक से कोई शिकायत मत करिएगा प्लीज़। नौकर उनके पैरों में गिर गए तो उसने पैरों से धक्का मारकर उन्हें भगा दिया। जा मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आ, मेरा मूड ख़राब मत कर। शादी जिस होटल में थी उसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों थे। मनोज अपने कमरे में था, वह दुल्हन अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आलोकनाथ जी ने सोचा, पता नहीं किस मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने चला है। पहले मेरी दुनिया तबाह करती, मुझे सड़क पर ला दिया, अब पता नहीं किसको
खैर अब शेरवानी देकर ही जाऊंगा। वह अपने बेटे के पास गए और बोले, मनोज। लेकिन अपने पिता को सामने खड़ा देख तो उसकी आंखें ही चौंधिया गई। अरे, मेरी शादी में क्यों आए हो? चले जाएं यहाँ से, नहीं तो अगर मालिक को पता चल गया कि मैं ऐसे 2 कौड़ी सड़क छाप का बेटा हूँ जो घर घर जाकर डिलीवरी पहुँचाने का काम करता है, तो अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं होने देंगे। और आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। अच्छा सुनिए, अब आए हैं तो एक रस्म अदा कर दीजिए, मुझे यह शेरवानी पहना दीजिए। आलोकनाथ जी अपने बेटे को शेरवानी तो पहनाते हैं, फिटिंग तो सही है। और सुन बुढ़े, यहाँ पर मेरा जूता पड़ा है, वह भी मुझे पहना दे। आलोकनाथ जी अपने बेटे को देखते ही रह गए। मनोज बोला, अब मुझे इस तरह मत घूर बुड्ढे, मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ। तुम जैसे भिखारी पिता को तो मैंने उसी समय त्याग दिया था। बेटे, मेरे घर को तो गिरवी रखकर तूने मुझसे कहा था कि तू नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन तूने तो मेरा घर ही बेच दिया। बुड्ढे, मैं तेरी तरह गरीबी में जीवन नहीं जीना चाहता था, और ऐसी रोज़ रोज़ की तकलीफ़ मुझे पसंद नहीं थी। जब बिना काम किए, बिना मेहनत किए मैं अमीर बन सकता हूँ, तो मैं काम क्यों करूँगा? दरअसल आलोकनाथ जी अपने समय में एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और अपना जीवन बहुत ही तकलीफ़ों से संघर्षपूर्ण बताया था। जो थोड़ा बहुत भी कमाते वह उनके माता पिता की बीमारी में खर्च हो जाता था। किसी तरह अपने जीवन की गाड़ी को घसीटते घसीटते आगे बढ़ाया। मनोज बचपन से ही लालची, धोखाधड़ी प्रवृत्ति का इंसान था। वह अमीर होना चाहता था क्योंकि बचपन में उसने बहुत तकलीफ़ों का सामना किया था। जल्दी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वह बुरी संगत में फंस गया। चोरी, धोखाधड़ी, यह सब करना उसकी आदत बन गई थी। और एक दिन अपने पिता को उसने अपने झांसे में फंसा लिया। पिता के घर के कागज़ लेकर बोला, मैं एक बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ और आपके घर को बैंक में गिरवी रखकर लोन लेना चाहता हूँ। इस कागज़ पर साइन कर दीजिए। आलोकनाथ जी उसके झांसे में आ गए और मनोज ने घर चोरी से बेच दिया और सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। पर किस्मत ने उनके साथ यही दोहराया। उसने अपने पिता के साथ जो किया, उसके पिता संग धोखाधड़ी और मनोज की दोस्ती उसी की तरह थी। उन्होंने उसका पैसा मार लिया क्योंकि मनोज भी बहुत बार धोखे से उनके पैसों को हड़पा था। अब मनोज को वापस घर जाने के लिए कोई मतलब नहीं था क्योंकि पिता तो वैसे भी दिवालिया हो चुके थे। मनोज उन्हें बर्बाद कर चुका था। तब वह एक नई शिकार को फंसाने के चक्कर में पड़ गया। वह शहर की किसी कंपनी में नौकरी करने लगा। मनोज चिल्लाते हुए अपने पिता से बोला, मेरा जूता तो पहना दो। आलोकनाथ जी जूता पहनाने लगे तो मनोज ने जानबूझकर अपने ही जूते पर कॉफ़ी गिरा दिया और बोला, बुढ़े, तुझे दिखाई नहीं देता मेरा जूता गंदा हो गया है? उधर कपड़ा पड़ा है, जा लेकर आ और साफ कर। आलोकनाथ जी अपने बेटे की सारी बदतमीज़ी बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि वह शादी में कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। जूता साफ करने के लिए कपड़ा लेना जाते हैं। उधर ममता जी सोचने लगी, इतनी रात हो गई है और आलोकनाथ जी अभी तक वापस नहीं आए। तेज़ कदमों से दुकान पहुंचती है तो गोपाल जी ने बताया कि वह शेरवानी डिलीवरी करने गए हैं। ममता जी वहीं पहुंच जाती हैं क्योंकि शादी का घर उनके घर से बहुत दूर नहीं था। ममता जी वहां पहुंचकर देखती है, यह तो उनका बेटा मनोज है। वह तो आश्चर्यचकित देखती ही रह जाती है अपने बेटे को दूल्हे के रूप में। वह सोचती है, लगता है आलोकनाथ जी इसीलिए घर नहीं आए क्योंकि मनोज की शादी हो रही है। वह लोगों के पास गई, यह सब क्या हो रहा है जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आप यहाँ अभी तक रुके हैं इस नालायक की शादी में। ममता, अब तुम देखो, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। जिस बेटे ने हमें रुलाया, तड़पाया, दर दर की ठोकरें खिलाई, अब देखो मैं कैसे उसे छठी का दूध याद दिलाता हूँ। इधर कविता फेरों के लिए दुल्हन बनी मंडप में पहुँची थी। फिर जैसे ही शुरुआत हुई, आलोकनाथ जी ने कैमरामैन को इशारा किया। कैमरामैन जो शादी की रस्मों की फिल्म बना रहा था, आलोकनाथ जी और मनोज जी के बीच जो कुछ भी बातचीत हुई वह कैमरामैन ने सब दिखा दिया और मनोज की सच्चाई सबके सामने उजागर हो गई। मनोज और आलोकनाथ जी का वीडियो टीवी पर दिखाना शुरू कर दिया, जिसमें मनोज कह रहा था कि कैसे कविता को अपने प्यार की झांसे में फंसाया है। उस काली कलूटी लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता, मैं भी उससे प्यार नहीं करता हूँ।
बस उससे शादी कर रहा हूँ तो उसकी दौलत के लिए, नहीं तो मेरे जैसा स्मार्ट लड़का तो उसकी तरफ ताकेगा भी नहीं। पिताजी, कविता मेरी बॉस की एक लौती बेटी है और कंपनी की आधी मालकिन है। कविता को जब पता चला मनोज की मंशा क्या है, वह उसे प्यार भी नहीं करता, झूठा नाटक कर रहा था प्यार का, उसके धन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। 7वां फेरा पूरा होने से पहले ही कविता गठबंधन में आग लगा देती है और मनोज के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा देती है। मनोज कहने लगा, यह सब झूठ है, यह बुढ़ा मेरा पिता नहीं है, झूठ बोल रहा है। तभी यहाँ उपस्थित सभी मेहमान उसके गालों पर एक तमाचा जड़ने लगते हैं। मनोज के पसीने छूट जाते हैं। आलोकनाथ जी आगे आते हैं और कविता से कहते हैं, बेटी, मैं फेरों से पहले तुम्हें तुम्हारे कमरे में बताने आया था ताकि तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। यह नालायक कितनी नीचे गिर चुका है। जब इसने अपनी सगी माँ बाप को नहीं छोड़ा और उन्हें सड़क पर ला के रख दिया तो तुम क्या चीज़ हो, लेकिन तुम मंडप में आ चुकी थी। मनोज कहता है, कविता, तुम इस धोखेबाज इंसान पर विश्वास मत करना, यह झूठ बोल रहा है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा। कविता कहती है, आलोक सर झूठ नहीं बोल रहे। सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी विद्यार्थी रह चुकी हूँ। आपकी ईमानदारी के चर्चे पूरे स्कूल में हैं। मैं आपको देखते ही पहचान गई कि आप मेरे वही विद्यापक हैं, इसलिए मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपने स्कूल में मुझे पढ़ाया। आज आपकी दी हुई संस्कार के बल पर मैं इतनी काबिल बन पाई हूँ, अपनी ज़िंदगी में नाम कमा पाई हूँ। सर, आपको याद नहीं, जब स्कूल के सारे विद्यार्थी मुझे मेरे रंग रूप को लेकर हमेशा मेरा मजाक बनाया करते थे, एक आप ही ने मुझे समझाया, असली सुंदरता मन की होती है। अपने आप को इस काबिल बनाया कि तुम्हारी भारी सुंदरता उसके आगे फीकी पड़ने लगे। आलोक जी को याद आने लगा। आलोक जी बोलते हैं, मेरा बेटा मेरे दिए संस्कार को नहीं सीख पाया, उसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, पर तूने मेरा नाम को रोशन कर दिया, एक टीचर की इज्जत की लाज रखी। बेटा, तू खुश रहे, तुझे ढेरों आशीर्वाद देता हूँ। आलोक जी वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से अपने बेटे की किए की माफ़ी मांगने लगे। उसके बाद कविता ने मनोज को ठगी, रेप के आरोप में जेल भिजवा दिया। उन्होंने उससे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह तुम्हारी ससुराल भेज रही हूँ, अब वही जेल में सुहागरात मनाना। मनोज आलोकनाथ जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। पिताजी, मुझ जैसे नालायक बेटे को माफ़ी मांगने का भी हक नहीं है, पर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। आलोकनाथ जी और ममता जी उसको कब से अपने दिल दिमाग से निकाल चुके थे। आलोकनाथ जी और ममता जी अपने घर को लौट आते हैं। ममता जी की काबिलियत रंग लाई और वह तरक्की करती गई और आज उनके पास एक अच्छा घर, वह गाड़ी, सब कुछ है। वह ज़रूरतमंदों की, गरीब लोगों की मदद करती थी। यही उनके जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि आलोकनाथ जी कभी पैसों के पीछे नहीं भागते थे, हमेशा सादी ज़िंदगी व्यतीत करने में बिलीव करते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे नालायक बेटे जो अपने माता पिता को ही सड़क पर ला दे, क्या उनके साथ यही सलूक सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।